नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो हम सामाजिक विज्ञान का भाग 1, 2, 3, 4, 5 पहले ही कर चुके हैं, जिसमें सभी एमसीक्यू हमने ले लिए थे। आज हम भाग 6 करेंगे और देखिए किस हम अध्याय का 6 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये सामाजिक विज्ञान, तो इंडेक्स एक बार खोल लेते हैं, एक बार अच्छे से दिखाते हैं हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं एमसीक्यू। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, संसाधन एवं विकास भाग 3 में था, ये 2 हिस्सों में था। जल संसाधन भाग 4 में ले लिया था, इसमें एक था बांध, जो डैम होते हैं ना, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है वो हमने भाग 4 में देख लिया। उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दी के, और हाँ, टेलीग्राम पे काफी आकर्षक तरीके से हम एमसीक्यू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जिसने ज्वाइन नहीं किया एक बार जाके जरूर देखें कि हम एमसीक्यू किस प्रकार से वहां पूछते हैं, काफी मजा आ जाता है। जरूर नहीं है कि आप ज्वाइन करें, लेकिन एक बार तो जरूर जाके देख सकते हैं किस प्रकार से हम माईसीबीएसई क्लास के टेलीग्राम में हम एमसीक्यू कर रहे हैं, जो आपके प्रश्नों को काफी अच्छी तरीके से है और आपको वहां पे आंसर देने में काफी मजा भी आता है। एक बार जरूर देखिएगा। तो कृषि ये भी कर चुके हैं भाग 4 में। भाग 5 के लेके भाग 4 में 25 क्वेश्चन हमने किए थे और भाग 5 में 26 से 46 क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चन बच गए थे हमारे। अब भाग 6 करेंगे, ठीक है, भाग 6 करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके 21 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए भाग 6 शुरू करते हैं, फिर भाग 7 में संघवाद में चलेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पेज नंबर कौन से पे है? 65 पे है। पेज नंबर 65 खोल लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो पेज नंबर 65 खुल चुका है। पाठ 1 लोकतांत्रिक राजनीति, अध्याय मतलब 2 है। पाठ 1 शक्ति साझाकरण, पावर शेयरिंग। ठीक है, और जब मैं ये कर रहा था तो मैं सोचा आपको एक ये रहा अभ्यास संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, पृष्ठ 70 पे है। ठीक है, 70 पे जाने से पहले मैं एक चीज और सोच रहा था, आपको ये वाला स्मरणीय बिंदु करा दूं। काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये वाला, स्मरण रखने योग्य। और कई बच्चे पूछ रहे कौन से है यार, मैं पहले बता रही हूँ, एमबीडी की मैंने ले रखी है, एमबीडी सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज सॉल्व। ठीक है, तो ये मैंने ले रखा है बच्चों एमबीडी। कई बच्चे बोलते कौन सा ले रखा है, अभी भी कमेंट करते हैं। और प्राइस कितने? प्राइस 130, ठीक है, 130 रुपए की। तो बेल्जियम की जातीय संरचना, ठीक है, फ्रेंच भाषा, ठीक है, और डच भाषी और जर्मन भाषी, भाषा मतलब वही है, भाषा को कौन से भाषा बोली जाती है? फ्रेंच 40%, डच 59%, जर्मन 1%। कौन से? वेलोनिया क्षेत्र में, जेल्सन क्षेत्र। और राजधानी ब्रुसेल्स में देखो, फ्रेंच 80%, डच 20%। यही याद रखना, जो डच देखो बोली जा रही पूरे बेल्जियम में 59% डच बोले, सबसे ज्यादा डच। लेकिन उसकी राजधानी की बात करें, राजधानी में फ्रेंच सबसे ज्यादा बोली जाती है, वो 80%। सरकार के प्रकार, केंद्रीय सरकार, राज्य, समुदाय, ब्रुसेल्स में अलग सरकार। ठीक है, श्रीलंका की जाति संरचना। देखो ये एक पॉइंट मैं इस वजह से कह रहा हूं, अगर ये आप पॉइंट कर ले तो एमसीक्यू जो मेरे साथ सोल्व करोगे वो भी अच्छा है। इस एमसीक्यू वीडियो देखने के बाद आप जरूर टेलीग्राम को देखना, ताकि आपको काफी अच्छा लगेगा वहां पे जब आंसर करोगे आप। तमिल भाषी 18%, ठीक है, ये श्रीलंका की बात कर रहे हैं, जाति संरचना। ईसाई 7% है। सिंगली भाषी 74% है। तमिल भाषी भारतीय तमिल, श्रीलंकाई तमिल 13%, भारतीय तमिल 5%, ईसाई 7% हैं। तो तमिल और सिंगली दोनों हैं इसमें, सिंगली होना चाहिए, तमिल और सिंगला, ठीक है, दोनों। सिंगली भाषी 74% और ज्यादातर बौद्ध हैं इसमें। ठीक है, जो ईसाई हैं, जो है तमिली और सिंगली 7% ही हैं, जो सिंगली भाषा बोलने वाले ज्यादातर बौद्ध हैं वो आपके। ठीक है, इस प्रकार से समाप्त हो जाता है आपका। तो जो संपूर्ण पाठ पे है वो इस प्रकार चलते हैं अब आपका। ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम कौन सी चीज क्या पढ़ रहे हैं ये भी बच्चों आपको बताना जरूरी होता है। संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, अंक 1 अंक के। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का एक प्रमुख जाति समूह है? प्रमुख, ठीक है, प्रमुख पूछा। ईसाई और तमिल, बौद्ध और हिंदू, सिंगली और तमिल, सिंगली और ईसाई। देखो इसमें से सभी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन सिंगली और को खास पूछा है। श्रीलंका को एक प्रमुख जाति सिंगली और तमिल, इसमें से एक प्रमुख है आपका। ठीक, आपने अभी इसमें देखा ही था। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बेल्जियम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, लक्जमबर्ग। कैसे देश के नाम है, लक्जमबर्ग। चलो ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो स्वीडन है। इसका आंसर जो है वो स्वीडन है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है,
अपनी जातीय पहचान के आधार पर अलग इल्म की मांग को लेकर सत्ता शक्ति संघर्ष किसके द्वारा आरंभ किया गया? सिंगली, बौद्ध, तमिल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर होगा तमिल, तमिल द्वारा। ठीक है, इनकी संख्या ज्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बेल्जियम की राजधानी में जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट भी है, आईएमपी, और ये आपका होमवर्क भी है। आप कमेंट करके ये बताइए। ठीक है, देखो मैंने इसके जब मैं या स्मृति बिंदु इसी वीडियो में सबसे पहले कराया था ना, उसमें देखो ये पॉइंट आया था, तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं स्मृति बिंदु। तो इसका होमवर्क है, इसको आप बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। एक देश के दो विरोधी समूहों के बीच युद्ध जैसे संघर्ष को कहा जाता है? शीत युद्ध, गृह युद्ध, जाति युद्ध, इसमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ही सिंपल है, तो गृह युद्ध होगा, जो अपने मतलब उसी देश में होता है, किसी विरोध टाइप का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6। सत्ता शक्ति का बंटवारा वांछनीय है क्योंकि यह प्रश्न नंबर 6 के ऑप्शन इस प्रकार है। क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के लोगों को अनेक त्योहार मनाने में सहायता करता है। अच्छा, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके त्योहार मनाने में सहायता करता है। अच्छा, दोनों एक ही की तरफ के खींच रहे हैं। सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है, इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये ग वाला बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। तो सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करना। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार से है, बच्चे दिख जाओ अच्छे से। एक के बाद एक आ रहे सरकारी उपायों के श्रीलंका तमिल लोग के बीच धीरे धीरे डैश वृद्धि की गई। किसके विरोध, पक्षपात, अलगाव की भावना, अधीनता? तो 7वें का आंसर होगा अलगाववाद की भावना। क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ग। देख रहे हो, इतने पसीने हो रहे हैं कि सब खराब हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना आप लोगों के लिए, अब बीच में तो छोड़ नहीं सकते दोबारा से। चेक एंड बैलेंस प्रणाली निम्नलिखित में से किस शक्ति साझाकरण व्यवस्था का दूसरा नाम है? विभिन्न सामाजिक समूहों में शक्ति का साझाकरण, शक्ति का लंबवत विभाजन या सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्ति का साझाकरण, शक्ति का क्षैतिज विभाजन या सरकार के विभिन्न अंगों में शक्ति का साझाकरण, राजनीतिक दलों, दबावों, समूहों, सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 के बाद प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। शक्ति या सत्ता के बंटवारे के विवेकपूर्ण कारण इन तथ्यों पर बल देते हैं कि अच्छा, क से अब पे आ गए, कमाल की बात है। यह राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है? बिल्कुल नहीं। यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। अच्छा, यह अल्पसंख्यक को उचित हिस्सा देता है। अच्छा जी, यह लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल, यह लोकतंत्र की आत्मा है। जो शक्ति का जो बंटवारा होता है वो लोकतंत्र में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। अच्छा, इसमें तो कई जगह और है, इसमें तो कई ऑप्शन के हिसाब से देने हैं यार, तो और भी पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र की आत्मा यह उच्च संख्या को हिस्सा देता है। ये भी ठीक है, फिर तो ठीक है, यह अल्पसंख्यक को उचित हिस्सा देता है। तो जब शक्ति बंटवारा करेंगे तो अल्पसंख्यकों में भी चला जाएगा, ये भी सही है, ये भी ठीक है। यह राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, स्थिरता मतलब कि शक्ति बंटवारा कर देंगे तो हर एक के पास पहुंचेगी। तो इसमें सारे अच्छा, क ख ग घ, ये रहे ऑप्शन इसके, क ख ग घ। तो ये सभी बच्चों, ये वाला सभी शक्ति बंटवारा इसी वजह से होता है, जो लोकतंत्र की आत्मा है और सभी सबके पास पहुंचोगे। अल्पसंख्यक के पास पहुंचेगी, वो अपने हिसाब से शक्तियों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। सत्ता का संघीय विभाजन कौन सा है? प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कुछ याद आया? विभिन्न सामाजिक समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन। तो प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें, सत्ता का संघीय विभाजन होता है प्रांतीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, श्रीलंका में लगभग कितने प्रतिशत ईसाई हैं जो तमिल और सिंगली दोनों हैं? देखो, ये अगर आप दोबारा से देखो, ये भी आपका वही, अगर आप पीछे जो मैंने स्मृति बिंदु वीडियो के शुरू में मैंने स्मृति बिंदु दिखाया था, उससे आप देखते हो तो इसका आंसर दे लोगे और इम्पोर्टेंट भी है। ये आपको होमवर्क में आ जाता है। अच्छे से लिख देता हूँ होमवर्क। ठीक है,
ये आपका कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। आपने वीडियो को थोड़ा पहले करके देखेंगे, जब मैंने ऑप्शन 1 से शुरू किया था तो मैंने दिखा रहा है क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। चलो अब एक भी होमवर्क नहीं दूंगा, सारे सोल्व करा दूंगा। 21 ही तो क्वेश्चन है। अधिकांश सिंगली और भाषी श्रीलंकाई किस धर्म का पालन करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम। भाई इस्लाम कहाँ जाएंगे, हिंद पाकिस्तान और वो उसको तो बांट ही लिया। ईसाई धर्म। तो 12वें का आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है वहां पे लोग हैं हिंदू धर्म के, लेकिन इतने भी नहीं है। प्रश्न नंबर 13 पे श्रीलंका में बोले जाने वाली राजभाषा तमिल, अंग्रेजी तो अब यार अंग्रेजी किसी कीमत में हो सकता है? नहीं। हिंदी, श्रीलंका है भाई, हिंदी तो अपने यहाँ भी नहीं है। तमिल और सिंगली बची, तो सिंगली सबसे ज्यादा है वहां पे। सिंगली अगर ऑप्शन में दोनों होता ना तो ये दोनों पे मैं टिक कर देता, लेकिन ऑप्शन में दोनों सबसे ज्यादा ये बोली जाती। राजभाषा उसकी सिंगली ही है। श्रीलंका को कब स्वतंत्र घोषित हुआ? मैंने देखो अपने शॉर्ट्स वीडियो में ये बताया था श्रीलंका को कब स्वतंत्र घोषित किया गया। तो श्रीलंका को घोषित किया 1948 में। कब? 1948 में घोषित किया गया। देखो बच्चों पसीना हो रहे, इस पे भी टपक गया है। 1948 को हुआ था, जैसे भारत आजाद हुआ उसके बाद। इससे आप लिंक कर सकते हैं। किस प्रणाली को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम प्रणाली कहा जाता है? देखो अभी हमने पढ़ा था थोड़ा सा। सरकार का लंबवत रूप, राजनीतिक दल और दबाव समूह, सरकार का क्षैतिज रूप, धार्मिक समूहों में शक्ति का साझाकरण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सरकार का क्षैतिज रूप। प्रश्न नंबर 16 में है सत्ता का बुद्धिमान बंटवारा किसके मध्य किया जाता है? पसीने से सब खराब हो जा रहे, देख रहे हो। सत्ता का बुद्धिमान बंटवारा, अच्छा जी, कमाल क्वेश्चन है। विधायिका और केंद्र के बीच, अच्छा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, विधायिका और कार्यपालिका के बीच, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका आंसर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता बंटवारे का लाभ नहीं है? देखो लाभ नहीं, सत्ता बट रही है तो लाभ होता है, लाभ नहीं है। कौन सा? यह लोकतंत्र की भावना को कायम रखता है। ये तो सही है, अभी तो यही पढ़ा था इस वाले में। देखो ये 17 वाले में, ये लोकतंत्र की आत्मा है, तो वही लोकतंत्र की भावना को कायम रखता है। आत्मा है तभी तो भावना है। राजनीतिक दलों को उनका अपेक्षित हिस्सा मिलता है। अच्छा, ये भी ठीक है। यह लंबे समय में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। अच्छा जी, अच्छा। यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। जब शक्ति बंटवारा होगा तो संघर्ष तो होगा ही होगा। संघर्ष की भावना को कम करता है, संघर्ष की भावना को बढ़ाता है कि हम भी शक्ति मिले, हमें भी शक्ति मिले, हमें भी शक्ति मिले। तो इसका आंसर घ सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। शक्ति साझाकरण वांछनीय है क्योंकि विभिन्न समुदाय के लोगों को उनके त्योहार मनाने में सहायता करता है। बच्चों ये देखो दोबारा से क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो अच्छे से इसे कर सकते हैं। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरों पर थोपता है। सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है। घ राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक अस्थिर बनाता है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है। अब देखो ऊपर ही हमने पढ़ा था। अब ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता बंटवारे का लाभ नहीं है? निर्भीक शक्ति वांछनीय है। वांछनीय क्यों है? देखो क्वेश्चन लगभग यही जैसे ही है, दोनों चेंज करके आगे है। क्वेश्चन नंबर 19 डैश ने श्रीलंका के शक्ति संघर्ष आरंभ कर अलग इल्म की मांग की। किसने की थी? श्रीलंकाई तमिल ने, सिंघली ने, ईसाई ने, बौद्ध ने। तो किसने किया होगा आपके हिसाब से? तमिल ने। ये भाई साहब अलग ही इल्म की मांग कर रहे थे, इमली की नहीं, इल्म की। श्रीलंकाई तमिल थे। क्वेश्चन नंबर 20 डैश 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। अबे यार चलो ये भी एक आप क्वेश्चन होमवर्क में ले लो। वैसे देना तो नहीं चाहता था, बहुत ही सिंपल है मेरे। अगर आपने शॉर्ट्स देखे होगी प्यारे बच्चों तो उसमें मैंने बताया था श्रीलंका का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, नेपाल तो गुलामी नहीं हुआ। ठीक है, बाकियों का भी बताया था, आप देख लीजिए उसे एक बार, शॉर्ट्स में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य शक्ति का बंटवारा दर्शाता है। विभिन्न उम्मीदवार, एक ही विचारधारा,
अलग विचारधारा और सामाजिक समूह, विभिन्न आंदोलन, तो इसका होगा विभिन्न उम्मीदवार। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद जो हम इंडेक्स दिखाते हैं, भाग 6 यहाँ समाप्त हो चुका है, भाग 7 पे चलेंगे। भाग 7 जो होगा संघवाद पे होगा। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने से अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो इसे लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार की वीडियो लेके आता रहूं। और माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आप वहां पे आंसर देते हो, जिसको आपको आंसर देने में मजा भी आता है। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।